तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको एक बात बता दूं कि करीबन 96% लोग, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से 96% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, को बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी विवाद बढ़ गया है। 15-16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर देश के लोगों में भारी गुस्सा है। ये पिछले 5 दशकों में से भी ज़्यादा समय में दोनों देशों के बीच हुए सबसे बड़ा सैन्य टकराव है। इस तनाव को निपटने के लिए कई स्तरों पर पहल की जा रही है। तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश के करीब 20 राजनेता दलों के प्रतिनिधि शामिल है, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व विभिन्न मंत्रालय के अधिकारी मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी और रक्षा मंत्री ने विपक्षी नेताओं को ये भी बताया कि भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेता शामिल है। बैठक की शुरुआत में चीनी सीमा पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि ट्रेनों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश, खुफिया एजेंसी ने रेलवे को किया आगाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर साइबर हमले को लेकर चेतावनी जताई है। एजेंसियों ने बताया कि एक वायरस की मदद से ट्रेन की गतिविधियां और अन्य जानकारियों को चुराने की कोशिश हो रही है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पर चीन से तानातानी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से चीन की एक कंपनी का ठेका रद्द करने जैसे कदमों को देखते हुए इस साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे भी APT-36 के नाम से हुए इस साइबर हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, जो चीन का करीबी दोस्त है। सूत्रों ने बताया कि खुफिया एजेंसी की तरफ से रेलवे बोर्ड को तत्काल सभी सिस्टम को इंटरनेट से हटाकर पासवर्ड बदलने का निर्देश दे दिया गया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लद्दाख में हाई अलर्ट पर एयरफोर्स, सीमा पर मंडरा रहे चॉपर और फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, को बता दें कि LAC पर चीन से तानातानी के बाद सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। इस बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लद्दाख में तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा लेह में वायुसेना ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। सीमा के पास मिलिट्री के चॉपर और फाइटर जेट उड़ते नजर आ रहे हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 3 जिलों में 12 दिनों के लिए पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन, पुलिस ड्रोन से करेगी निगरानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य तमिलनाडु है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के 3 जिलों में 12 दिनों तक का लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। चेंगलपट्टी सहित आसपास के 3 जिलों के अन्य इलाकों में पुलिस ने ड्रोन तैनात किया और नियम उल्लंघन की जांच के लिए पेट्रोलिंग तेज कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने 19 जून से 30 जून के बीच लगने वाले इस लॉकडाउन को मैक्सिमाइज रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन नाम दिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस से जीते दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, को बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, तो वही भारतीय जनता पार्टी BJP के खाते में 2 सीट आ गई है। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश से 1 राज्यसभा सीट आ गई है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। यहां कुल 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया था। दोनों ने ही इस चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरिया राज्यसभा उम्मीदवार में थे। हालांकि इनमें से सिर्फ दिग्विजय सिंह ही जीत हासिल कर सके हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पंजाब में 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, ISI स्पॉन्सर नए टेरर मॉडल का खुलासा। जी हां दोस्तों, को बता दें कि पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा
स्पॉन्सर किए जा रहे एक टेरर मॉडल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया तो इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आतंकियों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम अकाउंट किया गया मेमोरलाइज, तेजी से बढ़ रहे फॉलोअर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत से काफी फैंस दुखी है और उनमें से मैं भी एक हूँ। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बहस चल पड़ी है। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में फैंस लगातार सपोर्ट में पोस्ट डालने लगे हैं। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी तेजी से फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को जिस दिन दोपहर में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबर आई थी कि उस दिन सुशांत के इंस्टा अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 9 मिलियन थी और शुक्रवार दोपहर तक फॉलोअर्स का आंकड़ा बढ़कर 12 मिलियन के पार हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत ट्विटर पर पिछले कई महीनों से एक्टिव नहीं थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर वे पोस्ट किया करते थे और इस बीच सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट को मेमोरलाइज कैटेगरी में डाल दिया गया है। साथ ही लिखा गया है कि रिमेम्बरिंग। इस कैटेगरी का मतलब होता है कि किसी के जाने के बाद उनकी याद में इस अकाउंट को सहेज रखना होता है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि रिलायंस ग्रुप की जियो प्लेटफॉर्म बनी वैल्यूएशन के हिसाब से देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस समूह की सब्सिडरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म देश में वैल्यू के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म में अगर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती तो वैल्यूएशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी और 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाती थी। वैल्यूएशन के हिसाब से जियो से आगे सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां आगे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में 11 टेक इन्वेस्टर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने जिस रेट से हिस्सेदारी खरीदी है उसके मुताबिक कंपनी का वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपए होता है। इस वैल्यूएशन के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स HDFC, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनियों के आगे है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज, मैक्स अस्पताल में होंगे शिफ्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने की बात चल रही है। इसके लिए उन्हें मैक्स अस्पताल साकेत में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन पहले ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। उनके नए सिटी स्कैन से पता चलता है कि उनके फेफड़ों में एक पैच काफ़ी बढ़ गया है और इससे समस्या भी बढ़ गई है। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी के लिए मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए राजीव गांधी अस्पताल ने परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद उनके परिवार के आग्रह पर मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि संक्रमण से जूझ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन की शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना कर रहा हूं। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। और इसी के चलते आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वायरस के कुल 3,80,532 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से करीबन 2,04,711 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और करीबन 12,570 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। और देश में सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,21,000 हो चुके हैं और उनमें से करीबन 5,750 लोगों की जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।